हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल पे, जहां हम इस पूरे प्लेलिस्ट में डीएसए के बारे में पूरा पढ़ाई कर रहे हैं। डीएसए विद सी प्लस प्लस। तो जहां हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स। और अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया और लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के असाइनमेंट्स भी कंप्लीट किए थे। आज टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लूपिंग स्टेटमेंट, कि क्या होता है लूपिंग स्टेटमेंट, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टाइप के लूप होते हैं और कैसे उसका परफॉर्म और कब और कहाँ करते हैं। तो ये जो पूरा सेशन है वो लूप स्टेटमेंट पर होगा। अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इस पूरे चैनल में आपको ना सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल वे में स्किल्स सीखने की काम आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अगर बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का जो टॉपिक है वो है लूपिंग स्टेटमेंट। होता क्या है लूपिंग स्टेटमेंट, तो इसको समझने के लिए चलो थोड़ा सा आते हैं। सबसे पहले आता है लूपिंग स्टेटमेंट। लूप क्या होता है? अगर हम नॉर्मली वर्ड में बोले, किसी भी चीज़ को अगर बार बार करना हो, लाइक अगर मैं आपको एक इंस्ट्रक्शंस दूं कि आपको हेलो वर्ल्ड 100 बार अपने को नोटबुक में लिखना है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इस तरह से कर करके 100 टाइम्स लिखोगे। अब इसी कोड को जब आपको इसी चीज़ को अगर आपको 100 बार प्रिंट कराना हो अपने कोड में, अपने टर्मिनल में, अगर इसी चीज़ को अगर आपको 100 बार प्रिंट कराना हो तो आप बेसिकली क्या करोगे? सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, इस तरह आपको 100 टाइम्स लिखना होगा। और इन सभी चीज़ में आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा और उससे फिर रिपीटेशन बार बार होते रहेंगे। तो यही सब चीज़ों को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था लूप स्टेटमेंट का। अब इसके हेल्प से होता क्या क्या समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लूप स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल। अब आप ही सोचो ना कि अगर आपके पास 100 बार लिखना हो तो 100 बार का एक कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है कि आपको 100 बार करना है। अब उसका एक फंडामेंटल लूप इसीलिए है क्योंकि इसके हेल्प से हम एक ब्लॉक ऑफ कोड मतलब लेट सपोज सी आउट हेलो वर्ल्ड, इस ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे रिपीट करना अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। मतलब अगर हम कंडीशन दे दें कि नंबर इज इक्वल टू 100 और 100 टाइम के अंदर इसको चलाते रहेंगे तो ये चल रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। मतलब ये बोल रहा है, अगर नॉर्मली लाइफ में समझे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको अगर 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक आपको ये काम करना है, रिपीट लाइक बार बार वही काम करना है। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि एक कॉपी में हेलो वर्ल्ड लिखना है शाम को 5 बजे तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक 5 नहीं बजेगा शाम का तब तक आप हेलो वर्ल्ड अपने कॉपी में लिख रहे होगे। इट मीन्स कि अगर कोई कंडीशन टर्मिनल कंडीशन नहीं है, जहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तब तक वो काम कर रहे होंगे आप। तो उसी चीज़ के साथ अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैच हो रहा होता है और जब तक वो कंडीशन मैच नहीं कर जाता तब तक वो काम को रिपीट करने का जो प्रोसेस होता है उसको जो अलाउ करता है उस एग्जीक्यूट को, जिसके हेल्प से हम पूरे कंट्रोल कर पा रहे होते हैं और रिपीटेशन हम कम कर पा रहे होते हैं, वो हम कर पा रहे होते हैं लूप के हेल्प से। अब हम बात करें कि इट इज इसेंशियल्स फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड रीडेबल एंड मेंटेनेंस कोड। अब इसके हेल्प से हम कोड को मेंटेन भी कर पा रहे होते हैं। लाइक अभी मैंने बताया कि अगर आप सी आउट हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स लिख रहे हो तो ये एक अच्छा वे नहीं है। लेकिन वही अगर आप लूपिंग स्टेटमेंट का हेल्प करके उसके अंदर एक सिंपल लिख देते हो, एक लूप लगा के हेलो वर्ल्ड, तो वो आपका जो कोड है, लिखने का वे है, बनाने का जो प्रोग्राम बनाने का जो तरीका है वो बेस्ट हो जाता है। तो इसके हेल्प से हम मल्टीपल चीज़ें कर पा रहे होते हैं। तो इसका अगर बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला है रिड्यूस रेपिटेशन। जो भी आप रेपिटेशन कर रहे होते हैं उसको कम करने का काम कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर पा रहा होता है। अगर हम बात करें नॉर्मली डीएसए में सॉर्टिंग्स आएंगे, सर्चिंग आएगी, अरे के कंसेप्ट आएंगे, उन सभी जगह पर जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे तो वहां पर हमारा लूपिंग स्टेटमेंट वन ऑफ द मतलब बेस्ट स्टेटमेंट है, जिसके हेल्प से हम बहुत सारी ऑपरेशंस कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको गाइड दूंगा और मैं आपको यही बोलूंगा कि लूपिंग स्टेटमेंट को एक अच्छे वे में समझना। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट समझ में आया,
मैं ट्राई करूंगा कि आपको वापस से समझाया जाए। तो फिर अगर बात करें तीसरा, इनेबल ऑटोमेशंस की, यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेशंस ओपन करने का भी ऑप्शन आता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप की। नॉर्मली जब भी हम किसी भी स्टूडेंट से बात करते हैं, इंटरव्यूअर में यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन C++। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स बोलते हैं कि फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। पर एक्चुअली देर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। अब यहाँ पर आता है 2 नए टर्म की, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप होता क्या है। तो अगर बात करें एंट्री कंट्रोल लूप की, तो यहाँ पे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जब आप एंट्री कर रहे होगे उसी टाइम कोई कंट्रोल कर रहा होगा आपको, और उसी टाइम आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन और होता है। लेकिन इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट सपोज आप किसी एक मीटिंग में जा रहे हो या किसी ऑफिस में जा रहे हो, और वहाँ पर ऑफिस में जाते ही फर्स्ट डे जब जा रहे हो तो वहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो पूछता है कि आपकी ID कार्ड कहाँ है। तो वहाँ पे जैसे ही आपने एंट्री लिया वहीं पर आपको कंट्रोल किया जा रहा है, एंट्री कंट्रोल लूप हुआ। और वहाँ पर जब आपको कंट्रोल किया गया कि आपका ID कार्ड कहाँ है, तो अगर आपके पास ID कार्ड होगा तब आप इंटर कर पा रहे होगा ऑफिस में, लेकिन अगर ID कार्ड नहीं है तो फिर आप इंटर नहीं कर पा रहे होते। इट मीन्स कि अगर एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको कुछ कंट्रोल किया गया है कि इस कंडीशन को आप मैच करो तभी हो पाएगा, तभी आप उसको उस काम को पूरा कर पा रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करें एग्जिट कंट्रोल लूप की, तो एग्जिट कंट्रोल लूप को आप ऐसे समझो कि अगर आप किसी मॉल में गए या किसी मार्ट में गए, डी मार्ट में या भी मार्ट में, और नॉर्मली वहाँ पे शॉपिंग किए, तो एंट्री करते टाइम आपको कोई नहीं रोक रहा होता है। बट जब एग्जिट की बारी आती है तो एग्जिट के टाइम पर होता यह है कि आपने जो भी सामान खरीदा है उसको वापस से गार्ड चेक कर रहा होता है कि आपने क्या क्या शॉपिंग किया, और अगर सब लिस्ट के अनुसार से सब चीज़ें मैच हो रहा होता है तब वो आपको जाने देता है। इट मीन्स कि वहाँ पर एग्जिट करते टाइम आपको फिर से कंट्रोल किया गया, कंडीशन मैच किया कराया गया कि क्या आप सच में एक वैलिड कस्टमर थे जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिया। तो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप में 2 हमारे पास मेजर टाइप्स आते हैं, और वो 2 टाइप हैं, फोर लूप और वाइल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है डू वाइल लूप। मतलब ये कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने सुना है कि फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप होता है, उन्होंने बिल्कुल सही सुना है, बट एक्चुअली वो किसी और वे में कैटेगराइज्ड है। जहाँ फोर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, जहाँ पे पहले कंडीशन वो मैच करेगा, अगर कंडीशन सही है तब उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में डू वाइल लूप होता है, जहाँ पर एटलीस्ट एक बार तो वो पूरा कोड चल रहा होगा और उसके बाद वो कंडीशन मैच करके उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है। अब डिटेल में समझते लूप, हर एक लूप वाइज की होता क्या है, कैसे काम कर रहा होता है, क्या सिंटेक्स है, कैसे इसका यूज कब और कहाँ करेंगे। तो अगर बात करें कंपैरिजन की कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, तो अगर हम बात करें एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप की, तो एंट्री कंट्रोल लूप में बोला गया कि कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। मतलब लूप के अंदर के कोड को इंटर करने से पहले हम है जो कंडीशन चेक कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स यही एक रूल है। लाइक अगर हम नॉर्मली एग्जांपल से भी समझें, मैंने अभी समझाया था कि अगर आपको ऑफिस के अंदर इंटर करना है तो आपको सबसे पहले अपना आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होता है, तो वहीं पे आपका कंडीशन होता है। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको लूप बॉडी के अंदर के चीज़ों को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करना होता है। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वह है फोर लूप और वाइल लूप। और इसमें अगर बात करें तो मे भी ऐसा बहुत सारा टाइम होगा कि लूप का जो बॉडी है वो 0 टाइम्स ही चल रहा होगा। अगर एग्जाम्पल समझे कि अगर आपका कंडीशन सही नहीं है तो आप एक बार भी चला पाओगे, उसको नहीं चला पाओगे, यानी 0 टाइम्स ही चल रहा होगा। और ये मोर कॉमन है कि ये जो अगर बात करें फोर लूप और वाइल लूप की, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग सिनेरियोज में ये मेजरली यूज हो रहा होगा। लेकिन अगर बात करें एग्जिट कंट्रोल लूप की, तो एग्जिट कंट्रोल लूप में पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एक बार एटलीस्ट एक बार तो जरूर चल रहा होगा। मतलब वहां पर केस था कि अगर कंडीशन गलत है तो वो चलेगा ही नहीं, वो 0 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन गलत भी है तो एटलीस्ट एक बार ये चल रहा होगा।
और एक्चुअली जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस है, तो वो मेजरली इसी आंसर को सुनना चाह रहा था कि क्या बिना कंडीशन सही हुए कोई एग्जीक्यूट कर पा रहा होगा कि नहीं। तो यस, डू व्हाइल लूप बिना कंडीशन को सेटिस्फाई किए भी एक बार चल जाता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अगर कंट्रोल है नहीं एंट्री के सामने, तो वो एंट्री करके ऑपरेशंस तो कर रहा होगा, लेकिन एग्जिट के पास उसके पास कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मली निकल जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे काम कर रहा होता है। तो इसमें कंडीशन चेक करते हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी, यानी लूप के जो बॉडी का कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक कर रहा होगा। इसमें जो एग्जांपल है वो डू व्हाइल लूप है, और इसमें एटलीस्ट एक बार जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और इसका जो यूज हम करते हैं वो मेन्यू सिस्टम बनाने के लिए कर रहे होते हैं, इनपुट वैलिडेशन के लिए कर रहे होते हैं। तो इस तरह में हम इसका यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। अब समझते हैं एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप में 3 मेजर पार्ट हो रहा होता है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा होता है अपडेट। ये 3 ऐसे चीज हैं, ये मान लो ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जो लूपिंग स्टेटमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनिशियलाइजेशन आपका बता रहा होता है कि जो आपका लूप का वेरिएबल है, यानी लूप में आप जो वेरिएबल बना रहे हो उसका स्टार्टिंग का वैल्यू क्या है, यानी उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। कंडीशन बता रहा होता है कि वो कंडीशन कहाँ, मतलब किस कंडीशन तक वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि टर्मिनेट करने का ऑप्शन दे रहे हो, कि अगर आपको कुछ कंडीशन दे दिया गया है तो उस कंडीशन तक आपका कोड चल रहा होगा, और वो टर्मिनेटर की तरह काम भी कर रहा होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो टर्मिनेट भी कर देगा कोड को। और तीसरा होता है अपडेशन। अब आप खुद सोचो ना कि एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया और कंडीशन हो गया तो उसको बार बार अपडेट भी तो करना होगा, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग बार बार चेक करे लूप के अंदर। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है लूप का स्टेटमेंट। ये लूपिंग का जो 3 पिलर्स है वो तीनों लूप में यूज हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप परफेक्ट कहा जाता है जब आप एग्जैक्टली आपको पता होता है कि कितने टाइम आपको चलाना है कोड। इट मीन्स कि अगर आपको कुछ रिपीट करना हो कोई ऑपरेशन, और आपको पता है कि उसको कितने टाइम या कितने टाइम्स तक एग्जैक्टली चलाना है, तो मेजरली फॉर लूप इज वन ऑफ द मेजर एंड कॉमनली यूज्ड इन C++। मतलब अगर आपको फिक्स नंबर पता है कि अगर लेट सपोज अगर आपको पता है कि 100 टाइम्स ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप नॉर्मली फॉर लूप का यूज करके वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग फिर आप काम कर सकते हो। तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो फॉर स्टार्टिंग में लिखना होता है फॉर नाम का कीवर्ड, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख के इनिशियलाइजेशन करना होता है। यहाँ पे आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं जिसके अंदर आप इनिशियलाइज कर रहे होते हैं अपने लूप के वेरिएबल को। उसके बाद एक कंडीशन देते हैं कि कौन सा कंडीशन तक ये काम करे, और उसके बाद अपडेट दे रहे होते हैं कि वो वेरिएबल लूप वेरिएबल अपडेट होते जाए। और उसके अंदर आपको जो भी परफॉर्म करना होता है लूप बॉडी में वो आपको लिखना होता है, और उसके बाद ये फाइनली कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। अगर नॉर्मली हम बात करें कि मुझे 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 10 तक गिनती लिखना है, तो नॉर्मली अगर हम किसी स्टूडेंट को बोले कि 1 से लेके 10 तक गिनती लिखना है, तो वो क्या कर रहा होगा, वो ऐसा कुछ कर रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप खुद सोचो कि ये तो हम लोग अपने मैथमेटिक्स वे में लिखें, लेकिन अगर प्रोग्राम के टर्म्स में हम गिनती कैसे लिखेंगे, हम काउंटिंग कैसे लिखेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा और बेसिक एग्जांपल है, अब मुझे पता है कि मुझे गिनती लिखना है और 1 से लेकर 10 तक लिखना है, तो कंडीशन मिल गया कि 10 तक ही लिखना है, मतलब हम लगाएंगे 10। लेट सबको चलो 10 नहीं 5 का एग्जाम्पल लेते कि 1 से लेकर 5 तक लिखना है। तो कंडीशन क्या है कि टर्मिनेट कंडीशन है 5, कि 1 से स्टार्ट होगा और 5 पे खत्म होगा। इट मीन्स डैट इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया कि 1 से स्टार्ट करना है और फाइनल कहाँ पहुँचना है 5 के पास। तो कुछ इस तरह से करना होता है। तो अगर हम नॉर्मली इसका एग्जाम्पल समझें तो 4 लगाएं कीवर्ड और उसके बाद इनिशियलाइज किए i इज इक्वल टू 1। अब i क्या है, i यहाँ पे i को जरूरी नहीं कि i दे सकते हो, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन i और j आप नॉर्मली लूप में बहुत बार सुनेंगे। इसका एक मेन मेजर रीजन है, अगर आप नॉर्मली बात करें लूप का, तो लूप में ना जब आप नेस्टेड लूप पढ़ रहे होगे तो वहां पर रो और कॉलम का कंसेप्ट आ रहा होगा। अब रो
और कॉलम को इंडिकेट करने के लिए दोनों को आई और जे मैट्रिक्स। अगर आप लोग 12th में मैट्रिक्स पढ़ रहे होगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आप देख रहे होगे कि आई है जो रो को इंडिकेट कर रहा होता है और जे है जो कॉलम को, तो उसी आई जे को यहाँ रखा गया है। बट आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया कि आई इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कंडीशन 1 से स्टार्ट हो रहा होगा काउंटिंग, और आई इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर कह रहा है कि जब तक आई का वैल्यू 5 या 5 के से छोटा है तब तक ये प्रोग्राम चलाओ, और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस याद करो, मैंने ऑपरेटर में आपको पढ़ाया था पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, यहाँ पर जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे डाउट होगा कि सर यहाँ पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, आप कॉस कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। प्लस प्लस एक का करके ये बढ़ा रहा होता है वैल्यू को, और उसके बाद अब ये चेक करेगा कंडीशन कि आई का वैल्यू 1 है तो 1 क्या 5 से छोटा है, हाँ, तो इसके अंदर फिर आ रहा होगा, और इसके अंदर आने के बाद सी आउट आई प्रिंट कर रहा होगा। तो आई का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 प्रिंट कर रहा होगा। तो अगर इसका हम एक फ्लो समझे कि कैसे ये काम कर रहा है, तो सबसे पहले स्टेप 1 ये चेक कर रहा है कि आई का वैल्यू क्या है। उसके बाद स्टेप 2 ये चेक कर रहा है कि आई का कंडीशन क्या है, क्या टर्मिनेट करने की कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही है तो इसके अंदर आ रहा होगा, और ये थर्ड पार्ट हो रहा होगा कि इसका बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। एक बार जब एग्जीक्यूट कर गया तो ये वापस आ रहा होगा इस अपडेशन वाले पार्ट में, और फोर्थ स्टेप होगा इसको अपडेट कर रहा होगा। अब जब अपडेट कर गया तो वापस फिर जो 2 पर आ रहा होगा, अब फिर 2 के बाद 3 पे आ रहा होगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। मतलब ऐसे समझो, पहले 1 फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड, फिर थर्ड स्टेप, और फिर फोर्थ स्टेप। जहाँ थर्ड स्टेप है बॉडी में एग्जीक्यूट करना, और फोर्थ अपडेट है कि फोर्थ में अपडेशन करना, और ये 4 के साथ फिर 2 के साथ रिपीट कर रहा होगा जब तक ये फेल ना हो जाए। और जैसे ही ये फेल हुआ उसके बाद ये पूरा कोड खत्म और फिर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। तो अगर इसको बात करें तो आई यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक काम करके आउटपुट दे रहा होता है। तो इसी तरह हमारा फोर लूप काम कर रहा होता है। अब पढ़ते हैं एंट्री कंट्रोल लूप में दूसरा लूप जिसका नाम है वाइल लूप। वाइल लूप होता क्या है कि एक ऐसा लूप समझो आप जो आइडियल बेस्ट माना जाता है जब आपको पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशन डिपेंड ऑन द कंडीशन। मतलब ऐसा समझो कि वाइल लूप का यूज आप वहां कर सकते हो जहां पर कंडीशन बार बार चेंज हो रहा हो, और उसको फ्लेक्सिबल वे में हम बना सकते हैं। तो मतलब बार बार कंडीशन कैसे चेंज हो रहा है, मतलब लेट सपोज अगर आपको बोला गया है कि जब तक नंबर 0 ना हो तब तक आप उसको चलाते रहो, तो किसी यूजर ने 20 दिया, किसी यूजर ने 30 दिया, किसी यूजर ने 15 दिया, तो इस तरह से बार बार लूप हो रहा हो। मतलब जब तक कोई भी यूजर ने 0 इनपुट नहीं दिया तब तक वो कोड पूरा चल रहा हो, तो वहां पर हम वाइल लूप यूज कर रहे होते हैं। वाइल लूप का जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर वो नॉर्मल है कि सबसे पहले वाइल लिखो, उसके अंदर कंडीशन लिखो, और उसके अंदर फिर लूप बॉडी लिखो। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और अपडेशन क्यों नहीं है। इनिशियलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है कि वाइल के एबव में आपको इनिशियलाइज करना होता है, वाइल के ऊपर ही इनिशियलाइज करना होता है। और अपडेशन की बात करें तो लूप बॉडी में ही आपको अपडेट करना होता है जो आपके कंडीशन का जो वैल्यू है। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। अगर इसकी बात करें कुछ फीचर्स की तो उसमें आता है सिंपलर सिंटेक्स देन फॉर द लूप। अगर हम फोर लूप के कंपेयर में बात करें तो इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। ये कंडीशन इवैल्यूएट करता है हर आइट्रेशन के बाद, क्योंकि हर बार आप खुद सोचो ना कि अगर किसी यूजर ने जब उसको कंडीशन है कि जब तक यूजर 0 ना दे दे तब तक वो प्रोग्राम चलाओ, तो ये हर बार यूजर के लिए कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है ना। तो उसी तरह बोल रहा है कि हर आइट्रेशन के बाद कंडीशन में भी इवैल्यूएटेड और बदल भी सकता है। अब लूप वेरिएबल मस्ट बी मैनेज मैन्युअली। यहाँ पर जो लूप का वेरिएबल होता है वो मैन्युअली मैनेज किया जाता है। जब भी हम बात करें किसी भी आइट्रेशन को काउंट करने की बात आती है तो वहां पर जो परफेक्ट एल्गोरिदम माना जाता है लूप स्टेटमेंट यूज करने का वो होता है वाइल लूप। वाइल लूप के हेल्प से हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं। लाइक अक्सर इंटरव्यू में पूछ रहा होता है पैलिंड्रोम नंबर, स्क्वायर नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब सभी के प्रोग्राम वो पूछते हैं। उन सभी में कंसेप्ट जो यूज हो रहा होता है वो यूज हो रहा होता है वाइल लूप का। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से प्रोग्राम इसमें फेमस है। और उसी तरह नॉर्मली यहाँ पे भी अगर 5 प्रिंट करना हो तो नॉर्मली हमने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में, फिर कंडीशन दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 5 और उसके अंदर सी आउट
आई प्रिंट कर दिया और आई प्लस प्लस अपडेट कर दिया। तो इस तरह से सेम टू सेम काम कर रहा होता है, जहाँ यहाँ इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ कंडीशन चेक हुआ और यहाँ पे अपडेशन हुआ। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की। एग्जिट कंट्रोल लूप को आप ऐसे समझो कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप में मैंने पहले बताया था कि इसमें एक जो मेजर जो हमारे पास लूप होता है वो होता है डू वाइल। अब डू वाइल लूप एक यूनिक लूप है। अब यूनिक कैसे है? इसमें हमारे पास एग्जिट के पास कंट्रोल होता है, राइट। इसमें हमारे पास एक गारंटी भी है कि अगर कंडीशन गलत भी है तो एक बार एग्जीक्यूट ये कर रहा होगा। तो इसमें नॉर्मली अगर हम समझे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू वाइल लूप इज एन यूनिक बिकॉज इट्स ग्रांटेड एट द लूप बॉडी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। मतलब एक बार जो एग्जीक्यूट ये करेगा ही करेगा। अब आप खुद समझो कि आपके पास जो इनपुट वैलिडेशन है, इनपुट वैलिडेशन जब भी कुछ इनपुट कर रहे होंगे उसको चेक करने का काम कर रहे होंगे, और मेन्यू ऑप्शन देखना होता है, सिस्टम देखना होता है, मेन्यू सिस्टम देना होता है या सिचुएशन देखना होता है, तो वहां पर आप एक बार तो एटलीस्ट आप वो काम कर रहे हो इवन आप गलत हो तब। तो इस तरह से आपके पास कंडीशन अगर गलत भी हो रहा हो तो आप एक बार उस चीज को चेक कर पा रहे हो डू वाइल लूप के हेल्प से। तो इसका अगर सिंटेक्स समझे तो सबसे पहले आपको डू लगाना होता है, उसके बाद आप ब्रैसेस ओपन करते हैं और उसके अंदर आपको लूप बॉडी का कोड लिखना होता है, लाइक हेलो वर्ल्ड, सी आउट आई, जो भी आपको प्रिंट करना है उसको आप करना होता है। और उसके बाद ब्रैसेस बंद करके उसके जस्ट ब्रैसेस के बंद करने के जस्ट बाद आपको लगाना होता है वाइल नाम का कीवर्ड और उसके अंदर आपको देना होता है कंडीशन, और मेक श्योर कंडीशन देने के बाद आपको देना होता है सेमीकोलन। अब बात करें नॉर्मली वाइल वाले जब लूप पढ़ रहे थे तो वहां पर वाइल के बाद जब कंडीशन लगा रहे थे तो वहां ब्रैसेस लग रहा था, यहाँ सेमीकोलन। तो ये एक और डिफरेंस है सिंटेक्स में। तो ये दोनों डिफरेंस होता है सिंटेक्स में। तो इसका हेल्प से हम मेन्यू ऑप्शन बना रहे होते हैं। जब भी हम मेन्यू ऑप्शंस का यूज कर रहे होते हैं सिस्टम में तो कहीं ना कहीं डू वाइल यूज कर रहे होते हैं। एटीएम सिस्टम में भी हमारे पास अलग अलग मेन्यू आ रहे होते हैं, लाइक ट्रांजेक्शन का, विदड्रॉ का, तो वहां पर भी डू वाइल का कंसेप्ट यूज हो रहा था। और इनपुट वैलिडेशन के टाइम पे भी लाइक एक कंडीशन है कि जब तक यूजर ने अपना सही पासवर्ड नहीं दिया तब तक वो इनपुट कर रहा होगा बार बार वैल्यू। इट मीन्स कि उसके पास एक कंडीशन है कि जब तक वो सही नहीं देगा वो बार बार इनपुट करने का उसको अवेलेबिलिटी है। लाइक नॉर्मली अगर हम मोबाइल में भी पासवर्ड इंसर्ट करना चाह रहे होते हैं तो अगर जब तक सही नहीं करते तब तक वो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन बार बार ऑपरेशंस कर पा रहे होते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस बार बार हमें करने का जो दे रहा होता है इनपुट वैलिडेशन, वो कहीं ना कहीं डू वाइल की हेल्प से होता है। अब डू वाइल हेल्प के हिसाब से समझे कि 1 2 3 4 5 कैसे प्रिंट हो रहा है। तो नॉर्मली 1 को इनिशियलाइज किए वापस से डू के ऊपर, डू के अंदर फिर लिखे सी आउट, आई को प्रिंट करो और आई को प्लस प्लस की। तो मतलब ऑपरेशंस, अपडेशन और इनिशियलाइजेशन वाइल लूप की तरह ही नॉर्मली है, बट कंडीशन बाद में देना होता है। और यहाँ पे प्रिंट 1 2 3 4 5 ये भी कर रहा होता है। मतलब जैसे ही 6 प्रिंट हो रहा होगा तो जैसे ही यहाँ चेक कर रहा होगा कि 5 अच्छा बड़ा हो गया तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा होगा और आउटपुट होकर खत्म कर रहा होगा। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा पूरा कोड डू वाइल का। अब यहाँ तक तो थी सारी थ्योरी पार्ट और उसके कुछ सिंटेक्स और उसके प्रोग्रामिंग पार्ट। आप समझते कि इन सभी से बड़े बड़े प्रोग्राम्स कैसे बनते। तो लूप स्टेटमेंट अधूरा है ये 2 टर्म के, जिसमें हम पढ़ते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। अब ये जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? लेट्स सपोज कि आपको हेलो वर्ल्ड 100 बार तो बोले, लेकिन मैंने ये बोला कि अगर 50वां जब आप हेलो वर्ल्ड बोल रहे होगे तो 50वां स्किप कर देना, 50वां लाइन स्किप कर देना और 51 लाइन से स्टार्ट करना। मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बोला कि एक लाइन स्किप करके दूसरा से स्टार्ट करो। तो उस तरह जो स्किप करना होता है लूपिंग के दौरान, या फिर अगर मैं बोलूं कि 100 बार लिखना तो था आपको हेलो वर्ल्ड, पर जब आप 50 बार लिख दो ना तो रुक जाओ। तो अब आप बोलोगे सर 50 बार लिखना ही था तो फिर 100 का कंडीशन क्यों दिया? बहुत बार ऐसा आपको आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में जहां पर आपको ब्रेक और कंटिन्यू नाम का जंपिंग स्टेटमेंट काम करना होगा। इन दोनों के हेल्प से हम बहुत सारी बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बना रहे हो। तो अगर बात करें ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो यहाँ से भी इंटरव्यूअर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें ब्रेक स्टेटमेंट की, जब भी आपको कोई इमीडिएटली में किसी कोड में एग्जिट करना होता है किसी कंडीशन के साथ, तो वहां पर आप यूज कर रहे होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। लाइक लेट सपोज अगर आपको मैंने बोला कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट करो आई को, लेकिन फिर याद आया नहीं 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 मेरे को रोकना है, फिर मैंने उसको बोल दिया कि 3 जैसे ही पहुंचे आई का वैल्यू वहां पर ब्रेक कर दो। तो वही एक यहाँ पे प्रोग्राम मैंने बनाया है कि आई को मैंने जब 5 बार मुझे प्रिंट करना था, अब मैंने बोल दिया कि आई जब 3 हो जाए तो वहां ब्रेक कर दो। तो वहां पे इफ लगा के आई इज इक्वल टू 3 लिखा और वहां पे ब्रेक कर दिया। मतलब आई का वैल्यू जैसे ही 3 होगा वहां पर रुक जाएगा।
मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट है जहां पर एग्जिट करने का काम कर रहा होता है, और वही जब कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू का जो काम होता है वो स्किप करने का होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो सिंपल वे में बोलना कि ब्रेक स्टेटमेंट के हेल्प से हम पूरे कोड को ब्लॉक कर रहे होते हैं और वहां से एग्जिट कर रहे होते हैं, बट एक कंटिन्यू स्टेटमेंट के हेल्प से हम उस कोड को स्किप कर रहे होते हैं और नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव हो रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैंने 3 लगा के ब्रेक लगाया था तो सिर्फ 1 और 2 प्रिंट हुआ, क्योंकि 3 पे तो वो ब्रेक हो गया और वहां पे से लाइन स्किप हो गया। लेकिन वहीं पे सेम चीजें सेम कोड लिखे और ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर दिए, तो जब आई का वैल्यू 3 हुआ तो वहां पर वो स्किप कर गया, और स्किप करने के बाद वो स्टेप काम नहीं किया और नेक्स्ट स्टेप फिर किया, और उसी कारण से यहाँ पर 1 2 4 5 प्रिंट हुआ, क्योंकि नोटिस आपने किया होगा कि 3 पे हमने कंटिन्यू लगाया था तो 3 हो गया स्किप। तो ये मेजरली यूज हो रहा होता है, और दोनों को जंपिंग स्टेटमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि दोनों के हेल्प से हमें जो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच रहे होते हैं, इसीलिए जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो चलिए 2 प्रोग्राम पढ़ते हैं, एक है फैक्टोरियल का प्रोग्राम और एक है पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम। ये 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जो नॉर्मली लूप्स के कंसेप्ट से इंटरव्यूअर कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं बेसिक लेवल पे कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें फैक्टोरियल निकालने का, तो मैथमेटिक्स टर्म में क्या है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए अगर कोई आपको दिया है 5, लेट्स सपोज 5, तो 5 को तब तक है जो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला क्या है। फैक्टोरियल अगर निकालना है, लाइक लेट्स सपोज n का फैक्टोरियल निकालना है, लेट्स सपोज n का फैक्टोरियल निकालना है, तो n का फैक्टोरियल क्या बोल रहा होता है कि n को n-1, n-2, n-3 तब तक गुना करो जब लास्ट में 1 बच रहा हो। तो उसी तरह अगर फैक्टोरियल निकालना है, लेट सपोज हमारे पास 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 को क्या करना है, 5 × 5 n-1 यानी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक। कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन है टर्मिनेट का कि 1 तक हमें जाना है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 1 से स्टार्ट करके नंबर तक जाना है, या तो नंबर से स्टार्ट करके 1 तक जाना है। तो आपके पास 2 कंडीशन है। जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग वे होता है। आपको समझना होता है कि कौन से वे से आपको करना है सॉल्व। तो अगर मैं ऐसे समझो कि ऐसा करते हैं कि फैक्टोरियल जब भी निकालना है तो हमें नॉर्मली क्या करना होता है, 1 से स्टार्ट करके उसको गुना करते जाना होता है नंबर का, जो नंबर आपका दिया होता है। तो एक कंडीशन हो गया कि जो आपका नंबर के इक्वल टू तक जाएगा वहां आपका टर्मिनेशन का एक कंडीशन होगा। तो मैं इस लॉजिक से आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, आप है जो उस वाले लॉजिक से सुनना कि नंबर को n तक है जो टर्मिनेट करने का। तो उसके हेल्प से मैंने एक प्रोग्राम बनाया फैक्टोरियल का। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर दे दिया, नंबर n = 5 ले लिया। अब 5 की जगह आप कुछ भी ले सकते थे, यूजर से ले लो आप, सीन करके, सी ऑब्जेक्ट का यूज करके, और वहां पे फिर फैक्ट = 1 लगाया। अब ये फैक्ट नाम के वेरिएबल में 1 क्यों लगाया, इसका एक रीजन ये है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आप खुद सोचो ना कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना और फैक्ट नाम में अगर आप 0 दे देते, तो अगर किसी को किसी के साथ कितना भी गुना कर दो वो क्या हो रहा होता है, 0 आउटपुट दे रहा होता है। लेकिन अगर वही अगर आपको सम करना होता तब आप क्या कर रहे होते, 0 यूज कर रहे होते, क्योंकि किसी को किसी के साथ 0 के साथ ऐड कर दो तो वो रिजल्ट में बदलाव नहीं दे रहा होता। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में, गुना करने में अगर आप किसी को 1 के साथ गुना करो तो उसके रिजल्ट में आउटपुट कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा होता। तो वही लॉजिक, बस यही, इसलिए 1 लिखा। अब नॉर्मली मैंने स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि मैंने क्या बोला कि फैक्टोरियल में 1 तो आएगा ही आएगा, 1 तो मेन है। उसके बाद मैंने कंडीशन दिया i > n। अब n क्या है, n वो नंबर है जो टर्मिनेट करने का कंडीशन दे रहा होता है, और उसको फिर अपडेट कर दे रहे होते हैं, और उसको फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि फैक्ट = फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है फैक्ट × i की, और i को फिर अपडेट किया। अब यहाँ खुद समझो, पहले फैक्ट का वैल्यू क्या था, 1 था, 1 को 1 से गुना किया, क्या हुआ, 1 हुआ, तो वापस फैक्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब i का वैल्यू बढ़ गया, i का वैल्यू हो गया अब 2, तो अब यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू यहाँ से 1 हुआ, फिर यहाँ पे आया 1 × i का वैल्यू अब हो गया 2, तो i 1 × 2 2, अब फैक्ट में कितना पहुंच गया 2। अब वापस से i बढ़ा तो i का वैल्यू क्या हो गया 3। अब फैक्ट के पास कितना वैल्यू था 2, 2 × 3 6, तो इस तरह से बार बार 6 × 4 24, अब फिर वापस से 24 × 5 120,
तो 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो 120 हो रहा होगा और ये आपको आउटपुट में शो हो रहा होगा। तो इस तरह से कुछ हमारा काम कर रहा होता है लूप स्टेटमेंट, जिसके हेल्प से हम फैक्टोरियल जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम का कोड कर पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी लॉजिक्स या कोई भी प्रोग्राम को समझना है तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो कि आपको एक फ्लो चार्ट या एक सूडो कोड के हिसाब से समझना होगा कि वो कोड कैसे काम करेगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करने का तरीका होगा और उसके पीछे का लॉजिक क्या हो रहा होगा। उसके बाद आता है पैलिंड्रोम चेक। अब ये पैलिंड्रोम चेक क्या होता है? लेट सपोज कि अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि A121, ठीक है, 1 to 1 है। पैलिंड्रोम नंबर सबसे पहले समझो क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर ये होता है कि अगर मैं उसको रिवर्स भी कर दूं तो क्या वो इक्वल है कि नहीं है दोनों नंबर। अगर बात करें 1 to 1 की, इसको रिवर्स करते तो 1 to 1 ही आ रहा होता है। तो ये दोनों अगर उल्टा करने के बाद भी सेम है, इट मीन डेट वो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे उल्टा करने के बाद भी दोनों सेम दिखा। हाँ, अब आप बोलोगे 732, इसको जब उल्टा करेंगे तो 237 आ रहा होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन ये दोनों इक्वल है, मतलब ये पैलिंड्रोम है। तो यही लॉजिक के साथ हम बना रहे हैं। अब मैं आपको ये एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि पैलिंड्रोम का कोड समझ के आना और कमेंट में बताना कि पैलिंड्रोम कैसे काम किया, और मेक श्योर कि आप पैलिंड्रोम समझ के आना, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो सेशन पढ़ रहे होंगे जहाँ पे हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट समझ रहे होंगे, पैटर्न्स का प्रॉब्लम बना रहे होंगे, वहाँ पर मैं पैलिंड्रोम का कंसेप्ट अच्छा से समझा रहा हूँ। तो ये आपके लिए असाइनमेंट था। अब याद रखना कि जब भी लूप का स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो 3 चीजें मेजर होना चाहिए लूप के स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, बार बार बोल रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन मैटर करता है। दूसरा होता है प्रोसेस, करना क्या है एक्चुअली, व्हाट यू हैव टू डू। एंड तीसरा वैलिडेट, हमेशा वैलिडेट करो मल्टीपल केसेस के साथ। जब भी आपके पास अलग अलग केस होंगे तो उसके अनुसार से किस तरह से वो कोड काम कर रहा होगा, इस तरह से आपको वैलिडेट करके प्रोग्राम बनाना होता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस चैलेंजेस के बारे में कि लूप का स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ लिया तो क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक टेबल, लाइक हम नॉर्मली लाइफ में अपने डेली लाइफ यानी चाइल्ड वाले लाइफ में, स्कूल वाले लाइफ में टेबल जरूर लिखते हैं, लाइक 1 का, 2 का, 3 का। तो आपको एक टेबल बनाना है विद द हेल्प ऑफ लूप, और उसमें आप क्या करो कि इंसर्ट करो यूजर से एक नंबर और उसका फिर एक टेबल प्रिंट करके दो। इस तरह से आप कुछ लॉजिक सोच रहे होते हैं। प्राइम नंबर, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। अगर आपको लूपिंग अच्छा से आ रहा है, इट मीन्स कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद आता है सम ऑफ डिजिट्स, अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। लेट सपोज आपके पास है 1 2 3। अब 1 2 3 था, तो इन तीनों को ऐड करके क्या हुआ? 6 हुआ। तो ये कैसे हुआ, किसके हेल्प से हम की, ये सारे चीज हम करेंगे। फिर होता है नंबर रिवर्सल, नंबर रिवर्सल। अब अभी मैंने बताया था पैलिंड्रोम में कि नंबर रिवर्स करना होता है, सेम चीज आपको यहाँ करना है। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, जी हाँ, फिबोनाची सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगेन। एंड फिर आता है फ्लूइड ट्रायंगल। ये सारे ऐसे एडवांस क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यूअर मैक्सिमम टाइम पूछ रहे होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, अगर बन रहा है तो बनाओ, लेकिन फिर अगर नहीं बना तो कमेंट में पूछना कि कैसे बनेगा और क्या लॉजिक लगेगा, मैं जरूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ये सारे 6 क्वेश्चन देख रहे होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, कैसे और भी वे में हम अलग अलग चीज़ों को तोड़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि लूप एक बार अगर आप क्लियर कर लिए तो कहाँ पे आप मास्टरी अचीव कर लोगे। तो मैं अगर बता दूं कि अगर आपने लूप कंप्लीट कर लिया, इफ यू हैव कंप्लीटेड द लूप जर्नी, देन आपको याद रखना कि आपने एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप पढ़ लिया, सिंटैक्स पढ़ लिया और रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ लिया कि कैसे काम कर रहा होता है। तो मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस रेडी भी होना होता है। और अगर एक बार आपने ये जो कंसेप्ट पूरा क्लियर किया, उसके बाद आपका जो डीएसए का सेशन होगा उसमें तो आपको बहुत ही आराम से चीज़ें हो रही होगी, जहाँ पे आप नेस्टेड लूप्स के कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे, जिसके हेल्प से सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जी हाँ, जब भी आपको कुछ सॉर्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा तो वहाँ पर आप जो लूप का बहुत सारा यूज देख रहे होंगे। कोई भी कम्पिटिटिव प्रोग्राम जैसे में लीड कोड और हैकर रैंक, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि डीएसए के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर आप लूप्स का स्टेटमेंट को यूज कर करके काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बना रहे होगे। और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, जब भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, ये हमको एनालिसिस करने का जो वे होता है कहीं ना कहीं लूप बेस्ड के थ्रू ही हो रहा होता है। और इसके हेल्प से आप रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे
कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। तो मतलब अगर एक सिंपल वे में समझाऊं तो लूप का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले है, जिसके हेल्प से आप मल्टीपल चीज़ों को कर रहे होगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा पूछ लेना कमेंट में। और अगर कोई कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट रहा हो या कोई क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो कमेंट में बताना। एंड ऐसे ही डीएसए विद C++ सीखने के साथ साथ अपने कोडिंग जर्नी को बनाए रखना। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।